Welcome back, students. My name is C. Rajat Agrawal. I'm back with my another video on probability. प्रोबेबिलिटी में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। डिस्क्रीट सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। डिस्क्रीट सीरीज में लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, तीन मेथड पढ़े थे। पहले पढ़े थे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों मेथड हमने पढ़े थे। अब आज हम क्या चालू करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज की हमारी क्या टॉपिक रहेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एच वाला फ्लो चार्ट बना के हमने पूरा टेबल बनाए थे, याद कीजिए। उसके बाद हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एनसीआर के फॉर्मूले से सेम क्वेश्चन को बस फॉर्मूला बदल के बिना फ्रीक्वेंसी की सीरीज लिखे हमने इसे सॉल्व कर लिया था। उसके बाद थर्ड पॉइजन में हमने एक डिफरेंट डाटा लिया था। उस डाटा से हमने पहले मीन निकाला, उस मीन को फॉर्मूले में रखा, फिर फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स निकाले। ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका था। अब आज हम नॉर्मल चालू करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, इसको मैं हटा देता हूँ इस चार्ट से। उसके बाद इधर देखिए, ये चार्ट का भी अब कोई काम नहीं है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान दीजिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या पड़ी। अब अगर हमें कोई डाटा ये पूछे, मान लो अगर ये 0 की जगह ये 0 होता और ये 1 की जगह 100 होता, ये 200 होता और ये 300 होता। अगर हमें कोई पूछे कि 150 अगर x हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता, मतलब क्या 100 और 200 के बीच में अगर कोई फिगर है, अगर कोई पूछे कि 101 में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर कोई पूछे 199 में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हमें निकालना पड़ेगा। ये क्या हो रहा था, एक फिगर में चल रहे थे। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चाहिए कि इसके बीच के फिगर की भी अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बनाया गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। ठीक है, वैसे तो ये कैसे निकलता है, देखिए ये जो फॉर्मूला होता है इसमें रख के इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे यहां से यहां तक की वैल्यू, 100 से 200 तक की वैल्यू, उसका इंटीग्रेट करके हमें निकाला जाता है। बट हम यहाँ पे कौन सा मेथड सीखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला का यूज करना है, टेबल का यूज करना है, जेड का यूज करना है, ये सब चीजों का यूज करके हमें फाइनली पता करना है कि एक मिडिल फिगर उतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है। समझ में आ रहा है। एक मोटा मोटा ये समझिए कि आपको क्या क्या करना था। इसमें हमें क्या करना था, आपने समझे कि इसके बीच की अगर हमें कोई प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस वाला। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे आपको तीन चीज यहाँ पे दी हुई है। एक तो ये फॉर्मूला है, एक दूसरा जेड है और तीसरा ये चार्ट है। अब जब आंसर निकालना है तो हमें इन तीनों चीजों का यूज होगा। इसका भी यूज है, इसका भी यूज है, इसका भी यूज है। बट ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपके बुक में कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सिर्फ आपको ये z वैल्यू निकालनी है और उस z वैल्यू के अकॉर्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी आने वाली है, जो वैल्यू आती है वो आपको ऑलरेडी दी हुई है चार्ट के थ्रू। और फिर चार्ट और ये जो टेबल बनेगा इसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी को। अभी आपको एक मोटा मोटा समझ में इस टाइप का कुछ हम करने वाले हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, जस्ट आप इतना क्लियर रखिए कि हमें निकालना क्या था। यह अब आपको क्लियर हो गया कि हमें निकालना क्या था। कंटिन्यूअस फॉर्मेट में बीच की फिगर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब हम यहाँ पे एक फ्रेश क्वेश्चन लेके चलते हैं कंटिन्यूअस के लिए।
आप एक काम करिए, अपनी बुक निकाल लीजिए। देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका कौन सा चैप्टर है? 17th। आप पेज नंबर निकाल लीजिए, 17 चैप्टर का पेज नंबर है 17.1, डायरेक्टली वहां से आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें देखिए 3 चीज है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्क्रीट वाले में 2 है, बाइनोमियल और पॉइजन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिस्क्रीट आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या है आपके पास? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप अभी पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप डायरेक्टली आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17.27, पेज नंबर 17.27 में। क्वेश्चन नंबर 17.27, ये वाला क्वेश्चन। इन अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर्स है ऑफ अ फैक्ट्री, द मीन वेज, मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन वेजेस का दिया हुआ है 548। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेजेस मोर देन 600। 600 से ज्यादा कितने लोगों की वेजेस है, ये हमें पता करना है, ठीक है। उसके बाद लेस देन 450 कितने लोगों की है, और 548 से 600 कितने लोगों की है, ये चीजें हमें पता करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम लिख लेते हैं। इन अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर्स, इन अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर्स, तो यहां पे हमें क्या पता है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17.27। यहां पे देखिए n दिया हुआ है 500, x बार कितना दिया हुआ है, देखिए मीन वेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेज आर 548, तो मीन वेज कितनी है, मीन वेज भी 500 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 48 का। अब फर्स्टली हमें निकालना क्या है, मोर देन 600 की प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल्स टू मोर देन 600। देखिए इसे लिखने का तरीका कैसे होगा, हमें निकालना क्या है, p x इज मोर देन 600, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड केस में क्या करना है हमें, p लेस देन 450, x इज लेस देन 450, और थर्ड केस में p इज बिटवीन 548, तो 548 से बड़ा है x और 600 से छोटा है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन के नोटेशन को लिख लिया सारे। यह हमारा क्वेश्चन अब पूरा समराइज हो गया है। n पता है, x बार पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है कि 600 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस प्रोबेबिलिटी से कितने लोग, कितने क्या वेजेस है वो आ जाएगी, कितने लोगों की इतनी वेजेस है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं इस पे। सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या है, x बार दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो जैसे ही हमें ये क्वेश्चन में ये डाटा दे देगा x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो इस तरीके से आप चार्ट बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले चार्ट बना लीजिए। इस चार्ट में यहां पे x बार होता है, तो x बार कितना है यहाँ पे हमारा 500, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है वो इसी में ही प्लस माइनस होके यहाँ पे लिखाता है, बट अभी आप इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है। x बार कितना है 500 है। अब देखिए ये जो पूरा है ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का चार्ट है,
इसके अंदर ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप ये इमेजिन करिए ये पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब बताइए प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी, अब देखिए ये 500 की प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ पे आया आपका 400, यहाँ पे आया आपका 400, 300, 200, 100, फिर ऐसी यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी का ये आपको चार्ट दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है? 500 की, इसलिए टॉप तक गया है ये। उसके बाद कम होते गई प्रोबेबिलिटी, इधर भी कम होते गई, ठीक है। इस तरीके से ये चार्ट है आपका। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी प्रोबेबिलिटी जो है उसका जो टोटल होता है वो 1 होता है। यहाँ पे देखिए जो पूरी प्रोबेबिलिटी है px हमेशा क्या होता है? 1 होता है टोटल। टोटल अगर हम सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो। अच्छा, अगर मैं इसके हाफ को देखूं तो ये इक्वल पार्ट में बांट रहा है। मीन क्या करता है? इसको एकदम इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मतलब इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, क्या इसको मैं 0.5 बोल सकता हूं? तो इधर वाला पोर्शन क्या कितना हो गया? 0.5, और इधर वाला पोर्शन कितना हो गया? 0.5, और दोनों मिलके कितने बन गए? 1, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई आपको कि कैसा होता है? ये चार्ट है आपका, इसको बेल शेप्ड कर्व्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड कर्व। ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब एक स्टैंडर्ड है कि भाई मीन में सबसे हाईएस्ट रहेगा, फिर उससे इधर कम, एकदम इधर कम, इक्वली पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम फिक्स्ड रेशो पे चल रहा है, ठीक है। क्या है ये? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इधर का 0.5 है, इधर का 0.5 है, टोटल 1 है, ये भी पता चल गया। बेल शेप्ड कर्व्ड होता है ये इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बीच में मीन रहता है। मीन हमारे क्वेश्चन में था 500। मान लो अगर हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कोट करना है तो यहाँ पे कहीं पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 48 का। तो 500 प्लस 48, तो यहाँ पे 548, और यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे 500 माइनस 48 इज 452। ठीक है, ये सीरीज आ गई आपके टाइमलाइन पे। ये आपकी टाइमलाइन हो गई, ये वेजेस की टाइमलाइन हो गई। यहाँ पे वेजेस प्लॉट हो रहे हैं, और ये ऊपर हाइट जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है इंडिविजुअल हर एक जगह की। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले तो हम ये पता करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इज ग्रेटर देन 600, 600 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम 600 को प्लॉट करेंगे तो वो लगभग यहाँ पे प्लॉट होएगा 600, यहाँ पे आया 600, और हमें पूछा क्या है? 600 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें ये पूछा है 600 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी। ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक है। ये क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1। या मैं ऐसे बोल सकता हूं पार्ट 1, क्वेश्चन 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? x इज लेस देन 450। दूसरा क्या बताना है? x इज लेस देन 450। 50 लगभग यहां पे कहीं पे आएगा आपका, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं, या तो एक काम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ही ध्यान दीजिए। अभी x इज मोर देन 600, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। x इज मोर देन 600, ठीक है। अब ये तो रहा स्टेप 1। हमने क्या किया है? क्वेश्चन देखते साथ हमने पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो ये क्या हुआ हमारा? स्टेप 1।
इसको हमने डायग्राम पे कन्वर्ट कर दिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में z वैल्यू निकालेंगे, z वैल्यू। तो याद करिए z का फॉर्मूला चार्ट में क्या था, देखिए चार्ट में देखते हैं। चार्ट में z का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चार्ट में से हमने फॉर्मूला उठा लिया x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब x क्या है हमारे केस में यहाँ पे 600, हमें 600 से ऊपर का निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो x हमें क्या निकालना है, अभी 600 दी हुई है क्वेश्चन में, तो x हमें 600 है पता है। उसके बाद x बार 500 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 48 है। तो हमें z वैल्यू पता चल गई, 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48, 2.0833। क्या पता चल गया हमें, 2.08। ये क्या आ गई, z वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी z वैल्यू आई है, अब इस z वैल्यू से हम प्रोबेबिलिटी पता करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड स्टेप की, z वैल्यू। अभी तक देखो दो ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में हम 2 स्टेप आगे बढ़े हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमने प्लॉटिंग किया था, फिर क्वेश्चन के बाद लिखने के बाद हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में, उसमें सब चीज जो जो हमें दिया था प्लॉटिंग कर दिए, क्या पूछा था वो भी हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 हमने z वैल्यू कैलकुलेट करी, z वैल्यू 2.08 आ गई। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 3, फाइंड प्रोबेबिलिटी with respect to z value through table। अब देखिए ये टेबल जहां से हमें z वैल्यू मिलने वाली है, जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है, वो टेबल आपको दिया हुआ है बुक के पीछे। देखिए ये आपकी बुक है, उस बुक के सबसे पीछे लास्ट में नोट्स के पहले आपको ये इस तरीके से टेबल बना हुआ है, आपको ये लॉगरिथम के बाद टेबल दिख जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मीन एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ z, टेबल नंबर 6। ये है आपका टेबल नंबर 6। इस टेबल नंबर 6 से हम पता करेंगे, दिख रहा है आपको टेबल नंबर 6, अपने बुक में निकाल लीजिए, ये आपके पेज नंबर A13 पे दिया हुआ है। ठीक है, मिल गया आपको A13। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे मैं आपको सिखाता हूं। देखिए इंडेक्स इसमें दिया नहीं है, मैं आपको यहां से देख के बताता हूं। यहीं कैमरे में आप ध्यान दीजिए, तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे हमें क्या पता करना है, 2.08। 2.08। अब देखिए यहाँ पे जो आपको 2 मिलेगा, वो 2 आपको इस कॉलम में देखना है, इस कॉलम में आपको 2 मिलेगा। मतलब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे देखना है आपको। आपका टेबल इस तरीके से दिया हुआ है, x यहाँ पे 0.0, 0.1 डैश डैश डैश, यहाँ पे आपको 2.0 मिलेगा ये।
और फिर 2.08 है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको 0.00, फिर 0.01 इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जाना है 0.08 और फिर यहाँ से यहाँ आना है इसके और इसके डॉट पे। यहाँ पे जो आपका फिगर रहेगा, देखिए यहाँ पे जो आपका फिगर रहेगा वही आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा। समझ में आ रहा है कहां से प्लॉट करना है आपको? तो अब देखिए 2.0 में मैं देख रहा हूं और 08 पे क्या वैल्यू दी हुई है मेरे को? 0.4812। यहां पे देखिए, यहां पे मेरे को क्या दिया हुआ है? 0.4812। मिल गया आपको 0.4812। अच्छा, ये इस टेबल के टॉप में देखो, ये जो वैल्यूज दी हुई है इसका मतलब क्या है? इस टेबल के टॉप में देखिए ये वैल्यूज का मतलब क्या है आखिर? ये चार्ट है, उस चार्ट में देखिए इधर डार्क पोर्शन किया हुआ है, मतलब ये जो आपको चार्ट में जो वैल्यूज दी हुई है वो आपको वैल्यूज दे रहा है इधर वाले पोर्शन की। यहां की वैल्यूज आपको दी हुई है पूरी, मतलब यहां से अगर चालू हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां से चालू हुआ है, यहां पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज जो आएगी, यहां पे जो वैल्यूज आ रही है वो इतने पोर्शन की ही वैल्यू आ रही है। और वो कहां से चालू होगी? यहां से चालू होगी और जहां तक हम निकाल रहे हैं इस डायरेक्शन पे जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी, इस डायरेक्शन पे। जैसे अभी 2.08, तो 2.08 यहां पे आया 2.08, इस 2.08 तक की अगर यहाँ पे जो वैल्यू आई 0.48, तो 0.48 यहाँ की वैल्यू है, इतने पोर्शन की वैल्यू है 0.48। समझ में आ रहा है? यहां पे आपको मिल गया 0.4812। ये आपको क्वेश्चन में अगर दी रहेगी ये वैल्यू, अगर आपको चार्ट नहीं दिया है कोई एग्जाम ने तो ये वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको चार्ट मिलेगा, उस चार्ट में से देखना रहेगा। ठीक है, हमने चार्ट में से देख के ये पता कर लिया 0.4812। स्टेप 3 में हमने क्या पता कर लिया कि z वैल्यू का p जो z है वो है 0.4812। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है? स्टेप 4 में वापस हमें हमारे जो डायग्राम पे की तरफ देखना है। अब डायग्राम में देखने से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए डायग्राम में हमें ये पता चल रहा है 600 की वैल्यू, यहाँ पे z वैल्यू कितनी थी? 2.08, और ये 0 से 2.08 तक की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4812। मतलब ये टोटल जो है वो हमारा आ गया है 4812, ये है 4812। जबकि हमें निकालना ये नहीं था, हमें निकालना तो ये था। तो हमें मालूम है कि ये इस पार्ट से आगे जितना भी रहता है इसका टोटल जो होता है वो 0.5 होता है। तो अगर मैं 0.5 में से इसको माइनस कर दूं 4812 को, 0.4812 को, तो क्या मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 600 के अबव वाली? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? देखिए ये पूरा टोटल आपका 0.5 होता है, इधर का पूरा आपका 0.5, मैंने आपको बताया था ये पूरा 1 होता है प्रोबेबिलिटी, इसमें से ये हाफ x बार से हाफ हो चुका है, तो हाफ से इधर पूरा 0.5 हुआ, इधर 0.5 हुआ, टोटल 1 हो गया। तो ये जो 0.5 है इस पर भी अभी जो हमें वैल्यू पता चली वो यहाँ से चालू होती है वैल्यू कभी भी 0 से, और जहाँ तक हमारा z वैल्यू है तो वहाँ तक की वैल्यू हमें पता चलती है। अगर हमें 2.08 की वैल्यू बता रहा है तो वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बताया उसने 48.12। तो ये तो हमें कुछ काम का नहीं था, तो हमने क्या किया 0.5 में से इसको माइनस कर दिए, तो हमारा जो हमें आंसर चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने चार्ट को देख के फाइनल किया स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे?
ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये हमारा जो ऊपर में भी चार्ट था, लोकेट z वैल्यू, z वैल्यू को हमने लोकेट किया और फिर लोकेट करने के बाद स्टेप 5 में हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी अब क्या है हमारी, पी एक्स इज ग्रेटर देन 600, ये निकालना था। तो इसके लिए हमें क्या पता चल गया कि 0.5 माइनस 0.4812, ये करने से हमें 600 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। कितनी आई, 0.5 माइनस 0.4812, 0.0188, 0.0188, मतलब 600 से ऊपर 0.0188 लोगों की सैलरी होगी। टोटल एन लोग कितने थे, 500, 500 में से 600 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो हम इसे नंबर वाइज भी डिनोट कर सकते हैं, पीपल विथ मोर देन 600 सैलरी आर 500 into 0.0188, कितना है 9.4, 9.4। ये एक्चुअली सैलरी नहीं, क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ था, तो ये हो गया आपका वेजेस। 9.4 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनकी सैलरी, जिनका वेजेस 600 से ज्यादा होगा। पीपल विथ मोर देन 600 वेजेस आर 500 इंटू 0.0188, जितनी हमने प्रोबेबिलिटी निकाले, तो 9.4 वर्कर्स। समझ में आया? इस तरीके से 5 स्टेप में हम बाइफरगेट करके कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी को पता करेंगे। क्वेश्चन था, क्वेश्चन सबसे पहले हमने क्या किया, चार्ट ड्रॉ किया, चार्ट में प्लॉटिंग कर दिए, क्वेश्चन में जो जो चीजें दिए थे हमने, फिर जेड वैल्यू निकाला, जेड वैल्यू से चार्ट के थ्रू लोकेट किया जेड वैल्यू में प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर उस प्रोबेबिलिटी को लोकेट किया हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर उस लोकेट करने के बाद हमें जो चाहिए था उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए 0.5 से माइनस करवाया हमने जेड वैल्यू को। तो इस तरीके से हमें फाइनल जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो मिल गई। लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, पहले चार्ट था, चार्ट के बाद स्टेप 2 में जेड वैल्यू से चार्ट के थ्रू देख के हमने वैल्यू पता करी, फिर स्टेप 4 स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोकेट की, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में चार्ट में लोकेट किया जेड वैल्यू को, फिर कैलकुलेट कर लिया फाइनली। चलिए अब नेक्स्ट है पी एक्स इज लेस देन 450, एक्स इज लेस देन 450। अब देखिए यहाँ पे 450 कहाँ आ रहा है, 450 आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 450। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लेस देन 450 की निकालनी है, तो लेस देन ये होएगा लेस देन 450, ठीक है, हमें ये निकालना है, हमें पता चल गया यहाँ पे है 450। अब 450 पे जेड वैल्यू कितनी है ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली, ये स्टेप 1 तो चार्ट हो चुका है, सीधा स्टेप 2 में आ जाते हैं।
हम सीधा स्टेप 2 में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके स्टेप 1 लोकेशन लोकेट हो गई। अब देखिए स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 जेड वैल्यू, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना है यहाँ पे 450 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48। कितना आया 450 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48, यह आया 1.04। स्टेप 3 क्या करते हैं हम, लोकेट चार्ट में। चार्ट में कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और यहाँ पे आपको 0.4 मिलेगा। उन दोनों के जहाँ पे मीट कर रहे होंगे वो वैल्यू चाहिए आप देखें। देखिए आप अपने चार्ट में, मैं अपने चार्ट में देख के बताता हूँ आपको। 104 इज 0.3508, 0.3508, ये माइनस में था। अब देखिए आप चार्ट जो देख रहे हैं वो पॉजिटिव वाला देख रहे हैं, तो क्या है ये इस साइड का फिगर और इस साइड देखिए, ये कुल मिला के ये मिरर है, समझ लीजिए बीच में एक मिरर रखा हुआ है। तो इधर जो कुछ इधर आएगा वैसी सेम टू सेम वो सारा कुछ इधर भी आएगा। जो कर्व है वो इक्वली एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में गया है, तो इधर पे जो भी आंसर आएगा आपका वही आंसर आपका इधर भी आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस की जगह हम प्लस का चार्ट देख रहे हैं और फिर हमें कन्वर्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया हुआ है तो हम उसकी प्लॉटिंग इधर करेंगे। बस चार्ट इधर का देख रहे हैं पर प्लॉटिंग इधर करेंगे हम। ठीक है, z वैल्यूज यहां पे लिखी हुई होती है, देखिए z वैल्यूज ऐसे चलती है। z वैल्यू का टेबल ऐसा बन रहा है अगर यहाँ पे, तो यहां से 0 1 2 3 4 ऐसे चालू होता है और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चालू होता है। तो ये z वैल्यू ऐसे दी हुई होती है, समझ में आ रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि राइट साइड से ही लेफ्ट साइड का फिगर कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो 0.3508 जो हमारा आंसर आया, आपका 08 नहीं आया है, 35 या 3508। अब देखिए अब ये जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये कितने का फिगर है 1.04, तो यहाँ पे हम z क्या लिखेंगे -1.04, और ये जो हमें आंसर मिला है वो कहाँ का मिला है, इस पोर्शन का मिला है, इस पोर्शन का आंसर मिला है। कितना मिला है हमें 0.3508, और हमें निकालना ये है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कितना है 0.5 है, ये पूरा का पूरा आपका 0.5 है, तो उस 0.5 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 0.5 में से इसको माइनस कर देता हूँ। probability of x is less than 450 is equals to 0.5 minus 0.3508, कितना आया
0.5 माइनस 0.3508 इज 0.1492 0.1492। और पीपल विथ wages less than 450 are 0.1492 into 450 into 500। टोटल n, ये n है आपका टोटल, इंटू 500। 74.6 पीपल ऐसे हैं जिनके वेजेस 450 से कम है। और इसके पहले वाले में क्या था कि 600 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितने आए थे? पीपल विथ मोर देन 600 रुपीज़ वेजेस आर 9.4 वर्कर्स। 9 लोगों 9.5 लोगों का ज़्यादा था, 9.4 लोग का, और यहाँ पे 74.6 लोगों की सैलरी 450 से कम है। ये क्या हुआ सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का। ये क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट पे चले हम। 548 से 600 के बीच में की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट, अब देखिए यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेते हैं हम। एक मिनट, ठीक है, ये सब हट गया। अब देखिए, अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। सब क्लियर कर देता हूँ मैं। अब आप ही खुद ही बताइए कहाँ पे क्या आएगा। देखिए, ये तो आपको पता है कि z बार यहाँ पे x बार 500 है, और यहाँ पे z वैल्यू 0 होती है। z वैल्यू का टेबल बना गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे वेजेस आपका है रहेगा 548। क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। 548 से 600 के बीच में क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 548 से बड़ा और 600 से छोटा। ठीक है, तो दोनों की प्लॉटिंग हमारी कहाँ होगी? यहाँ राइट हैंड साइड में होगी। यहाँ पे आ गया आपका 500, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 548, यहाँ पे आ गया आपका 600। आपको पूछा क्या है? वो ये वाला एरिया पूछा है, ये और ये। ठीक है, आपको ये एरिया निकालने बोला है। चलो ठीक है, ये तो हमने फाइनल कर लिया। अब आपको क्या इससे क्या पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे दो जेड वैल्यू निकालनी है। एक 548 के लिए जेड वैल्यू चाहिए और एक 600 के लिए जेड वैल्यू चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा और एडवांस उसमें आ गए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है, तो हम स्टेप वाइज की जगह यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे जेड वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? 548, तो एक्स बार
z इज इक्वल्स टू 548 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48। यहाँ पे z वैल्यू कितनी आएगी 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48। ये आ गई z वैल्यू। अभी 548 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48 1। यहाँ पे z वैल्यू कितनी आई 1 और यहाँ पे 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48 2.08 2.08। अब 1 और 2.08 पे क्या वैल्यूज है z टेबल की, z टेबल से वैल्यूज देख के लिख लेते हैं। तो देखिए 1 पे क्या वैल्यू है 1.00, देखिए 1.00 में 0.3413 0.3413। ये कहाँ से कहाँ तक की हो गई, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितनी हो गई 0.3413। इसके बाद हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी पता चली यहाँ से यहाँ तक की, ये 0 to 1 था, अब ये 0 to 2.08 है। कितनी है 2.08 तक की, 2.08 की अभी हमारे को काम आई थी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2.08 0.4812 0.4812। ये क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए चार्ट में देखिए 0 से 1 तक की कितनी है 0.3413, 0 से लेकर 2.08 तक की कितनी है 0.4812। और हमें तो इन दोनों के बीच की चाहिए। जो यहाँ तक की दी है उसमें से अगर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लॉटिंग करते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसको देख के ही आपको समझ में आ गया कि हमारे को जो आंसर निकालना है px जो चाहिए उसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, 0.4812 माइनस 0.3413 ये करने से हमारे को हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, कर लेते हैं 0.4812 माइनस 0.3413 कितना है 0.1399। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर ले, कैसे करेंगे, पीपल विथ वेजेस मोर देन 548 and less than 600 are 500 into 0.1399। कितना है 500 into 0.1399 69.95, मतलब ऑलमोस्ट 70, ऑलमोस्ट कितना है 70 पीपल। 70 पीपल ऐसे हैं जिनका, या फिर बोल सकते वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 548 से 600 के बीच में आती है। इस क्वेश्चन के बाद तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन आपके कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम के साथ। अब आप देखिए आपका स्टेप कितना छोटा होता है, पहले आप कितने लंबे तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर छोटा, फाइनली आप सीख गए कि विद इन अ डायग्राम आपको कैसे सॉल्व करना है पूरा सॉल्यूशन। आपको इतना स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में इतना लंबा नहीं लिखना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, शॉर्ट एंड स्वीट फाइनल आंसर चाहिए। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट, बट डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिना डायग्राम के आप नहीं कर पाओगे, इतना इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो डायग्राम आप बना लेना और डायग्राम बना के ही सारी प्लॉटिंग करके आप आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, आपको मेथड समझ में आ गया कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, कैसे निकालते हैं।
इसमें और प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेम क्वेश्चन में? चलिए इसी में सेम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके देखिए। इसी में ही अगर मैं आपको पूछूं फोर्थ, क्वेश्चन लिखिए। इसी में ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें प्रोबेबिलिटी 400 से बड़ा हो और 550 से छोटा। समझ में आ रहा है? 400 से लेकर 550 तक वेजेस कितने लोगों की होगी, आपको ये पता करके बताना है। चलिए निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका डायग्राम का। डायग्राम में आप क्या करेंगे, प्लॉटिंग करना चालू करेंगे। यहाँ पे क्या रहता है, एक्स बार कितना है आपका 500। उसके बाद आपको निकालना क्या है 550। ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं। मान लेते हैं यहाँ पे है आपका 550 और यहाँ पे है आपका 400। ये है आपका 550, ये है आपका 400। आपको प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो अब ये वाली चाहिए, इन दोनों के बीच की। ठीक है, ठीक है। हमें प्लॉटिंग से ये तो समझ में आ गया, हमें निकालना कहाँ है। अब देखिए 400, यहाँ पे देखिए अब z वैल्यू का टेबल हमें बनाना है। z वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 0 रहती है। अब यहाँ पे कितने आएगी, यहाँ पे कितने आएगी, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए यहीं पे हम पता कर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू 500 माइनस 5, सॉरी x क्या है 550 माइनस मीन क्या है 500 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 48। तो यहाँ पे आपकी z वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई z वैल्यू 550 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48। यह आई आपकी 1.04। कितनी आ गई 1.04। z वैल्यू 1.04 आ गई। यहाँ पे 400 पे देख लेते हैं। z इज इक्वल्स टू 400 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48। 400 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 48 कितने आ गए 2.08। 2.08। अब देखिए चार्ट में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में ही आपको ये दोनों फिगर मिल जाएंगे। 2.08 की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 0.4812। तो देखिए अब आपको यहाँ से एक ये वाला फिगर मिल चुका 0.208, मतलब यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, 0 से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आपको मिल चुकी है। कितनी मिली आपको 0.4812। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 1.04 तक की।
1.04 देखिए चार्ट में 1.04 इज 0.3508 0.3508 मिल गई आपको। ये क्या है, 0 से लेकर 1.04 तक का और ये 2.08 तक का, ये दो प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए उसका डाटा तो हमें मिल चुका है, यहाँ से यहाँ तक मिल गया ये, यहाँ से यहाँ तक मिल गया ये। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम अब डायरेक्टली कर सकते हैं, जो हमें पूछा था इज इक्वल्स टू 0.4 कितना था 0.4812 प्लस 0.3508 प्लस 0.3508 कितना है 0.4812 प्लस 0.3508 इज 0.832 कितने लोगों की सैलरी रही इतने, तो इसी को क्या करेंगे हम 0.832 मल्टीप्लाई बाय 500, 416 लोगों की सैलरी इसके बीच में रहेगी। 400 इसको मैंने क्या किया इंटू 500, तो क्या आया 416 वर्कर्स। ये क्लियर हुआ पूरा कंप्लीट आंसर आपका। ठीक है, ये चार्ट बनेगा, ये प्लॉटिंग होगी, इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो निकालना है वो भी आप प्लॉट कर रखे हो, तो आपको बहुत आसान रहेगा। ये स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है आपने प्लॉट कर लिया था, स्टेप 4 में आपने जेड वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है वो प्लॉट कर ली, थर्ड स्टेप में आपने निकाल लिया था जेड वैल्यू। इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप सीखे थे कि कैसे कैलकुलेट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, आप जगह छोड़ के एक क्वेश्चन इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी में सेम क्वेश्चन पे आपको निकालना है, ये 4 तक हो गया, 5th क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है देखिए आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है वेजेस विथ less than 350 एंड है मतलब ऐड करेंगे आप सेकेंड, इसके बाद वेजेस विथ लेस देन 350 एंड मोर देन 580, मतलब ये वाले वर्कर्स का भी चाहिए और ये वाले वर्कर्स का भी, दोनों का समेशन चाहिए। 350 से कम वाले कितने लोग थे प्लस 580 से ज़्यादा वेजेस पाने वाले कितने लोग हैं, उनका टोटल मेरे को ये 5th वाले में चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क। ठीक है, वेजेस वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर हुआ, तो ये वाला 5th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी का, कंटिन्यूअस सीरीज का आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने समझ लिया कंप्लीट कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेशन जो ये आपको फॉर्मूला था देख लिए, फॉर्मूला का कहीं यूज़ नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको टेबल में ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है जेड वैल्यू के थ्रू। तो जेड वैल्यू के थ्रू आपको कैलकुलेट किया हुआ मिल जा रहा है। ठीक है, इसके हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखे। 5th वाला आपके लिए होमवर्क है, ट्राई ज़रूर करिएगा 5th वाला स्टार्ट के देखते हुए। तो अभी तक हमारा क्या हुआ है, चैप्टर 17 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 17 पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 16 का भी डिस्क्रीट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट अब क्या बचा है इंडिविजुअल वाला पार्ट। अब बस ये इंडिविजुअल वाला पार्ट बचा है
जिसमें ग्राफिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरम्स पढ़ने हैं। फिर आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्या है, ये आपके कंसेप्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बुक के क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। पहले ये चार्ट कंप्लीट हो जाए। चार्ट 2 पे हम चल रहे हैं, देख लीजिए, याद करिए। सबसे पहले हमने चार्ट 1 से चालू किया था। चार्ट 1 में 4 चैप्टर कवर करें। अब चार्ट 2 में आ गए हैं। चार्ट 2 में हम 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम चार्ट 3 में आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। वो सब 2 चैप्टर मान लेते हैं उसको, 2 चैप्टर्स में बाइफरगेटेड है, वो एक ही चैप्टर है बट वो सब पार्ट है, टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर। तो उसका चार्ट 3 रहेगा। अभी हम चार्ट 2 में हैं। चार्ट 2 में भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक साइड एक कॉलम बचा है इंडिविजुअल सीरीज का। थैंक यू।